हाय गाइस। BMIS आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है एंशियंट हिस्ट्री। मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट हैं सिविल सर्विसेज के लिए एस्पिरेंट्स हैं, इस सब्जेक्ट को ज़्यादातर डिफ़िकल्ट समझते हैं। जो कवर करने में उन्हें हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। उसके बिहाफ पर हमारी ये कोशिश है कि हम एक एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट सारा एंशियंट हिस्ट्री कवर करेंगे। जहाँ से हम रिसोर्सेज लेंगे वो RS शर्मा की NCERT वगैरह से हम पिक करेंगे थिंग्स एंड आपको प्रेजेंट करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको इजी वे में सब समझ आ जाए। सो बिगिन करने से पहले आपको अपडेट मिलते रहें, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें। एंड नाउ वी विल बिगिन टू स्टार्ट। गाइस, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं, या फिर UPSC ने इसमें सिलेबस में क्यों लिया हुआ है, उसके बारे में हम ब्रीफ सी डिस्कशन देखेंगे। ये एंशियंट हिस्ट्री है जो हमें एंशियंट लाइफ के बारे में बताती है। जो एंशियंट पीपल थे, उन्होंने रिसोर्सेस कैसे यूटिलाइज किए, कैसे वो एग्रीकल्चर करते थे, क्या वो प्राइमिटिव एग्रीकल्चर थी, क्या वो ग्रेजिंग करते थे, या फिर वो एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर थी जो आज की जो एग्रीकल्चर है वो उससे कितनी डिफरेंट थी। इतनी थिंग्स के साथ वो अपनी जो लाइफ है उसे सेटल कैसे रखा उन्होंने, कैसे उन्होंने अपने विलेज बनाए, विलेज से फिर उन्होंने बड़े बड़े महाजनपदास जो हुए हैं कैसे डेवलप किए, ये सब हमें हिस्ट्री बताती है। आल्थो के हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, टूडेज लैंग्वेजेस जो मॉडर्न एज की चल रही हैं, वो उनमें से जो भी लैंग्वेज हैं उनका असल में जो रूट है वो एंशियंट लाइफ से ही मिलता है। सो जो हिस्ट्री है, जब हम इसे स्टडी करते हैं तो हमें मिलता है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस जो स्पोक करते हैं, तो वो कैसे, कहाँ से और कैसे डेवलप हुई हैं। एंड हाउ इंडियन कल्चर डेवलप्ड। इंडिया का कल्चर एक ऐसा रहा है कि जहाँ पे जो भी आया है उसने उसे समाता गया है। एंड आज तक जो भी आए हैं उनका जो है उन्हें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। सो इसमें से हमें हमारे कल्चर के बारे में, जो रिलीजन्स हैं, जो या फिर जो एंशियंट लाइफ थी उसके बारे में जो कुछ भी ओरिजिन हुआ जो आज भी हमारी लाइफ को प्रभावित करता है, वो सब चीज़ें हमें एंशियंट हिस्ट्री में मिलती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंशियंट हिस्ट्री के जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हम एक हमारे इंडिया में एंशियंट ट्राइब थी जिसका नाम था वार्ता। एंड वर्षा एक टर्म है जो हमारे होल जो कंट्री थी उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इंडिया का जो होल, उसके लिए एक टर्म यूज़ करते थे जो पूरे लैंड को रिप्रेजेंट करती थी। एंड जो लोग थे उन्हें वार्ता संतति बोला जाता था, या डिसेंट ऑफ वार्ता बोला जाता था। नाउ द टर्म इज चक्रवर्तीन्स। चक्रवर्तीन्स उन राजों के लिए टर्म जो एंशियंट लाइफ में या एंशियंट हिस्ट्री में यूज़ की जाती है, जिन्होंने हमारा होल किंगडम या सब कंटिनेंट पर राज्य करना चाहा था, क्योंकि जो इंडिया है वो अपनी यूनिटी के लिए पहचाना जाता था। इसके बारे में अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। चक्रवर्ती टर्म देख लीजिए आप। The king who tried to establish their authority from Himalaya to Cape Comorin and valley of Brahmaputra in the east to the land between the Indus is in the west.
वो राजा जो अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना चाहते थे हिमालय टू दी केप कैमोरिन, नॉर्थ में हिमालय से और साउथ में केप कैमोरिन जिसे कन्याकुमारी बोलते हैं, एंड वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट टू दी लैंड बिटवीन द इंडस इन द वेस्ट। ये एक हमारा रफली जो था ना वो लैंडस्केप था, जो हमारा लैंड यूनिट थी, जो एक पूरा सब कंटिनेंट था, उस पर जो राज करना चाहे उसे चक्रवर्तीन कहा गया है। ये एटलीस्ट 2 बार हुआ है हिस्ट्री में। फर्स्ट 300 BC में हुआ जो अशोका थे चक्रवर्तीन, एंड फिर समुद्रगुप्ता 400 AD, एंड उसके बाद हर्षवर्धन जिन्हें लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा गया है, उसके बाद हर्षवर्धन आ गए थे। जैसे जे राजा लोग थे जो चक्रवर्ती से इस्टेब्लिश हुए हैं या फिर जिन्हें कहा गया है, वैसे ही उनके माइंड में था जो सब कॉन्टिनेंट पर पूरे पर राज्य करना था। उसी तरह से जो प्रिजनर आते थे या कॉन्क्यूरर आते थे या रिलीजियस और कल्चरल लीडर होते थे, वो भी एक इंडिया को एज ए सिंगल यूनिट लेकर ही चलते थे कि ये जो इंडिया है वो एक सिंगल यूनिट है, और इसमें जो जाना है अगर रिलीजियस कोई पर्पज़ के लिए हमें अपना धर्म प्रचारक के तौर पर जाना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता था। एंड जो फ्रोजनर आए या कॉन्क्यूरर आए, जैसे ग्रेट अलेक्जेंडर आए, तो वो इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट पूरे को ही एक इंडिया मानकर चलते थे, जो हमारी एक यूनिटी के कारण था। इसका जैसे हम रिसोर्सेज के तौर पर देखें तो हमें लिटरली सोर्सेस भी मिल जाते हैं। जैसे हमारा है वर्ड हिंद। वर्ड हिंद इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत टर्म सिंधु, जो समय बीतते समय इन कोर्स ऑफ टाइम जे इंडिया ग्रीक लैंग्वेजेस में कहा गया, एंड हिंद इसे पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेजेस में कहा गया। फिर एंशियंट लाइफ का हमें जो स्टडी है वो कैसे करते हैं, कहाँ से सोर्सेज होते हैं, उनमें से हम जो स्टडी करना है इस चैप्टर में मटीरियल रिमेन्स, कॉइन्स, इंक्रिप्शंस एंड लिटरेरी सोर्सेज एंड फ्रिजन अकाउंट्स जो हुए हैं उनके बारे में हम वहाँ से हम गेन करेंगे कि इंडिया की जो एंशियंट लाइफ थी वो कैसी थी, एंड कैसे हमें जो मटीरियल रिमेन्स है या उससे संबंधित स्टडी जो एंशियंट हिस्ट्री की करते हैं। सबसे पहले इसका एंशियंट हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसमें हम पहले देख चुके हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, मटेरियल रिमेन्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेरी सोर्सेज, फ्रिजन अकाउंट्स एट्सेट्रा। एंड नेक्स्ट में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो एंशियंट थी उसमें कैसे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, कैसे बनी है वो। तो वो सबसे पहले आता है मटेरियल लेफ्ट, जो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ थॉट टू बी द ग्रेट एग्जांपल स्टोन टेम्पल्स इन साउथ इंडिया एंड ब्रिक्स मोनास्ट्रीज इन ईस्ट इंडिया, इन्हें हमें ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कहा गया है। तो ये सब जो है जो मटेरियल रिमेन जो रह गया, जो माउंट के भी नीचे दबकर रह गया, उन सब से हम एंशियंट हिस्ट्री या जो अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क कैसा था, कैसे वो लाइफ जीते थे, क्या रिसोर्सेज थे उनके पास, कैसा वो अपना यूज़ करते थे रिसोर्सेज को। एंशियंट हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में के लिए होता है डिगिंग, जो 2 प्रकार का होता है, जैसे हॉरिजेंटल डिगिंग एंड वर्टिकल डिगिंग। जो हॉरिजेंटल डिगिंग है ये कॉस्टली अफेयर है, एंड जो वर्टिकल डिगिंग है ये जहाँ जर्नली हम करते हैं। एंड हमें जो एंशियंट हिस्ट्री के लाइफ में बारे में पता चला है वो थोड़ा बहुत ही हम मटेरियल लाइफ के बारे में उसे एक्सपोज कर चुके हैं, ओनली फ्यू पार्ट इज एक्सपोज टू अस। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड मटेरियल लेफ्ट। जो मटेरियल लेफ्ट था उस पर जो क्लाइमेट का है वो क्या असर रहा है इस पर हम देखेंगे।
जैसे हमारे पास इंडिया में वास्ट सब कॉन्टिनेंट है, तो इसमें हमें लगभग सारे ही वर्ल्ड के क्लाइमेट वगैरह मिल जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे दो मेन के ड्राई क्लाइमेट एंड मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट जो होता है वो खुश्क मौसम होता है, जैसे जे एग्जांपल के तौर पर देखें ईस्टर्न यूपी, राजस्थान एंड नॉर्थर्न इंडिया। जहाँ पर जो मटेरियल फाउंड हुआ है वो एक वेल प्रिजर्व्ड था। एंड मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में जो था वो डिटोरेट हो गया था। ये जो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है जो मिडल गंगेटिक बेसिन एंड डेल्टाटिक रीजन में पाया गया है। फॉर एग्जांपल पर हम अगर देखें कि जो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, एयर में भी नमी रहता है, तो फिर जो आयरन वगैरह है या जो मड स्ट्रक्चर हैं आयरन वगैरह क्रोराइड कर जाते हैं एंड मड स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर मैटर करता है इसमें, अगर स्टोन और बर्न्ट ब्रिक्स बने हैं का बना है कुछ, तो वो स्टे कर जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, एंड जो मड स्ट्रक्चर हैं वो नेचुरली है कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर हमारे लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म आ गई मेगालिथ। एक्चुअली हम देखते कैसे हैं कि हिस्ट्री में कहाँ से देखते हैं। इसमें हमारे पास आ गया है मेगालिथ्स। मेगा मीन बिग एंड लिथ मीन रिलेटेड टू दी स्टोन्स एंड ये मेगालिथ्स एक स्ट्रक्चर को बोलते थे। जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, सम पीपल इन साउथ इंडिया buried along with the deads their tools, weapons, pottery and other belonging in the graves which was encircled by a big piece of stone. These structures are called megaliths. ये एक साउथ इंडिया में एंशेंट लाइफ था, जो उसमें एक लोग थे, वो जब किसी को दफना के आते थे तो उसके साथ उसके बिलोंगिंग्स जो होती थी, जो भी उसका जो यूज़ करता था, वो कोई टूल था, कोई वीपन था, या कोई पोटरी थी उसके साथ, तो वो उसे उसके साथ दफनाकर उसके अगल बगल में सर्कल के द्वारा घेरा बना देते थे, स्टोन के द्वारा घेरा बना देते थे पत्थरों से। तो वो एक बिग पीस ऑफ स्टोन्स होते थे जिसे हम मेगालिथ्स कहते हैं पूरे स्ट्रक्चर को। फिर उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस क्या है इस मेगालिथ की। इट गिव्स आइडिया ऑफ पीपल लिव इन द दक्कन इन आयरन एज ऑनवर्ड। नेचुरल है कि जब उसके जो बिलोंगिंग्स है, जो क्या यूज़ कर रहा है, वो क्या वो पहन रहा है, या कुछ जो भी उसकी बिलोंगिंग्स हैं, टूल कैसा है, कैसे प्रकार के, हमें आइडिया लेने के लिए एक बढ़िया सोर्स मिल जाता है। नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट मेथड्स और टर्मोलॉजीज़। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन, द साइंस विच अनेबल अस टू डिग द ओल्ड माउंट्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन सुसेसिव लेयर एंड टू फॉर्म एन आइडिया ऑफ मटीरियल लाइफ ऑफ द पीपल इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। एंड नेक्स्ट इज रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग एक मेथड है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ की एज फिक्स कर देते हैं कि कितने वर्ष पुराना है। उसके बाद अगर हमें वेजिटेशन एंड क्लाइमेट की हिस्ट्री जाननी हो तो हम पोलर एनालिसिस करते हैं और प्लांट एनालिसिस करते हैं। पोलर एनालिसिस इज़ दी मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म फॉर इट। एंड उसके बाद अगर हमें देखना हो कि अगर जे कोई एनिमल्स है डोमेस्टिकेटेड था या नहीं, तो उसके लिए हम एनिमल बोन्स हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट मिली है हमें, उसका हम एग्जामिनेशन करते हैं, जिसके बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल था या नहीं। फिर इम्पोर्टेंट टास्क आ जाता है कॉइन्स। कॉइन की स्टडी को नुमिस्मेटिक्स बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि पेपर करेंसी इन इंडिया स्टार्टेड इन 14th सेंचुरी एडी। ये बड़ी बाद में आकर स्टार्ट हुआ है 14th सेंचुरी। तो जो एक मिनट होल्ड ऑन, डन।
एंशियंट कॉइन मेड अप ऑफ मेटल्स, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, लेड और कॉपर। कॉइन मोल्ड्स मेड ऑफ बर्न्ट क्ले मोस्टली बिलोंग टू क्वेश्चन पीरियड और फर्स्ट 3 क्रिश्चियन सेंचुरीज। यूज ऑफ सच मोल्ड पोस्ट गुप्ता पीरियड ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड। पीपल डिपॉजिट मनी इन दी अर्थनवेयर एंड ब्रास वेसल। ये जो लोग थे, जो एंशियंट लाइफ थी, वो अपने जो पैसा था या कॉइन्स थे उन्हें होड़ में जमा करते थे। वो अर्थनवेयर में भी यूज़ करते थे, जो कोई मिट्टी का बर्तन है या फिर कोई ब्रास का वेसल है, उसमें जो जमा करते थे ताकि वो आने वाली आपातकालीन स्थितियों के लिए इस जो कॉइन्स हैं उनका यूज़ कर सकें। कॉइन्स में होता क्या था एक्चुअली, अर्लीस्ट जो कॉइन थे उनमें फ्यू सिंबल्स होते थे। लेटर जो था, राजा कोई आ गया या कोई गॉड आ गया या कोई उस डेट है जो मेंशन की हुई मिली है हमें। उसके बाद एरिया वेयर दे फाउंड आर एरिया ऑफ देयर सर्कुलेशन, मोस्टली दे जहाँ पर वो ज़्यादातर पाए गए हैं कॉइन्स, वही हमें उसका सर्कुलेशन एरिया माना गया है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स पोस्ट मौर्य पीरियड, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो हमें पोस्ट मौर्य पीरियड में जाकर मिलते हैं। गुप्ता इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ओनली फ्यू कॉइन्स पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता जो था, उन्होंने गुप्ताज थे जो इन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए हैं। जो एक हम पहले भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। एंड ये ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन यूज़ के कहाँ हुए हैं कहाँ नहीं हुए, ये हमें हमारा ट्रेड पर का एक दर्पण देता है कि वहाँ पर ट्रेड था जो कम था या ज़्यादा था। ये आगे कॉइन्स देयर सिग्निफिकेंस। कॉइन्स जो है अनेबल अस टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सेवरल रूलिंग डायनेस्टीज, स्पेशली इंडो ग्रीक्स हु केम टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान एंड रूल्ड हेयर इन द 2nd and 3rd सेंचुरी BC। हमें जो हिस्ट्री है उसको बनाने में ही मदद करते हैं। उसके साथ साथ ये हमारी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको कंस्ट्रक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। एज इट कंटेन रिलीजियस सिम्बल्स एंड लीजेंड्स, हमें बताते हैं कि वहाँ का आर्ट्स था, जो आर्ट था, जो कोई कला थी, एंड जो वो धार्मिक बातें थी उनकी, वो हमें समझाती हैं। इसके बाद हमें ट्रेड के बारे में इससे पता चलता है। जैसे हमें प्रीवियस स्लाइड में देखा कि गुप्ता इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, तो मतलब कि गुप्ता में के एज में जो ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। एंड उसके बाद हमें ओनली फ्यू कॉइन्स पोस्ट गुप्ता पीरियड में, मतलब कि जो एक ट्रेड को जो हमारा व्यापार था जो लोग करते थे आपस में या किसी औरों के साथ, तो वो डिक्लाइन हो गया था जहाँ पर आकर। नेक्स्ट इज दी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं। पेलियोग्राफी होती है कि ओल्ड राइटिंग्स की स्टडी, पुरातन जो लिखी गई हैं किताबें उनकी स्टडी जो यूज़ की है गई है लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन में, या फिर कोई पुरातन जो रिकॉर्ड मिले हैं हमें। स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस एंड ओल्ड रिकॉर्ड्स। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो हुई है वो स्टोन्स पर हुई है। क्रिश्चियन एरा में जाकर जो कॉपर प्लेट्स स्टार्ट हो गया था। अर्लीस्ट जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो प्राकृतिक लैंग्वेज मिली है हमें, जो 300 BC में यूज़ हुई है। फिर 200 AD में आकर जो संस्कृत
का यूज़ है जो स्टार्ट हो गया से, इसके साथ साथ प्राकृतिक भी चलती रही है। उसके बाद 4th एंड द 5th सेंचुरी में आकर सेंचुरी एडी में संस्कृत का जो यूज है वो वाइड स्प्रेड हो गया था। एंड 9th एंड द 10th सेंचुरी एडी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो वो यूज़ करने लग गए थे। उसके बाद एक आगे है कॉर्पस इनक्रिप्टोनियम इंडिकैरम। ये एक सीरीज ऑफ कलेक्शन है जो मौर्य, पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता टाइम्स की जो इंस्क्रिप्शंस हुई हैं उन्हें कलेक्ट कर कर या उन्हें कलेक्शन कर कर पब्लिश किया हुआ है। स्क्रिप्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस। स्क्रिप्ट जो है उसमें लिखने के लिए कौन सी यूज़ की गई है, जैसे हमारी हड़प्पा है उन्होंने पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज़ किया था और वो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है। पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट है उसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्सप्रेस किए गए हैं पिक्चर्स के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, या फिर जो सिंबल हैं उनका यूज़ किया गया है। फिर आगे है स्क्रिप्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अशोका ने सबसे पहले ब्रह्मी यूज़ हुई है इसमें, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो लेफ्ट टू राइट लिखते थे। उसके बाद सम जो इंस्क्रिप्शंस है उनमें क्रोस्टी स्क्रिप्ट यूज हुई है जो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। और जो अफ़गानिस्तान में अशोका की इंस्क्रिप्शंस लगी हैं उसमें ग्रीक एंड अरामिक स्क्रिप्ट यूज़ किया गया है। एंड नेक्स्ट ब्रह्मी वाज द मेन स्क्रिप्ट टिल द एंड ऑफ गुप्ता पीरियड। जेम्स प्रिंसप एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इंस्क्रिप्शन को डेसिफर करना कोई इजी टास्क नहीं था। इसके लिए जेम्स प्रिंसप पर डायरेक्टली यूपीएससी ने प्री 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था। जेम्स प्रिंसप ने फर्स्ट डेसिफर की थी सच काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस। एक अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन फिरोज शाह तुगलक को मिला मेरठ में। उसने इसे दिल्ली लेकर आए एंड अपने जो पंडित थे उन्हें बोला कि इसे डेसिफर करें, बट कोई भी उसे डेसिफर करने में सफल नहीं हुआ। उसके बाद ये एपिग्राफ्स फर्स्ट टाइम डेसिफर कर दी गई थी जेम्स प्रिंसप द्वारा इन 1837 में। इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या होता है, जो हिस्ट्री में हमें मिला है, जो पुरातन हिस्ट्री में हमें मिलता है, जब प्राचीन भारत में हमें जो हिस्ट्री में मिला है उसमें रॉयल ऑर्डर्स होते हैं। कोई डिसीजन लिया है उसके बारे में, कोई रिलीजन के रिलेटेड है, कोई डोनेटिव रिकॉर्ड है, जैसे कोई किसी ने लैंड ग्रांट किया है मॉन्क्स के लिए, कोई विलेज बनाया है मॉन्क्स के लिए, या कोई सम ऑफ मनी है जो हमने किसी ने की थी कि अपने रिलीजियस तौर पर। उसके बाद अचीवमेंट्स आ जाती हैं, जिसका एग्जांपल है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता जी। ज़्यादातर अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, कोई युद्ध जीता या कुछ ऐसा ही जो कोई बिग अचीवमेंट किसी ने हासिल की है। फिर वोटिव रिकॉर्ड आ गए। उसके बाद लैंड ग्रांट के बारे में इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं जो कि हमें उस टाइम का लैंड रिकॉर्ड सिस्टम बताती है। लैंड ग्रांट के लिए जो इंस्क्रिप्शन यूज हुए हैं ज़्यादातर ये कॉपर प्लेट पर ही यूज हुई हैं। नेक्स्ट इज द लिटरेरी सोर्सेस। Our most ancient manuscripts are not older than 4th century AD. Although no जो एंशियंट पीपल थे हमारे उनको राइटिंग का ज्ञान जो था 2500 BC से था। जो लिटरेरी सोर्स लिखा गया है वो इंडिया में
एंशियंट हिस्ट्री में बिर्क बार्क एंड पाल्म लीफ पर लिखा गया, और सेंट्रल एशिया जहाँ पर प्राकृतिक जो हमारी प्रचलित लैंग्वेज वहाँ तक पहुँची, वहाँ पर शीप लेदर एंड वुडन टैबलेट्स यूज़ करते थे। ओल्ड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री, दे मोस्टली बिलोंग टू साउथर्न इंडिया, नेपाल एंड कश्मीर। फिर आगे है रिलीजियस लिटरेचर, इसमें एग्जाम्पल वेदा, एपिक, महाभारत एंड रामायण। सिग्निफिकेंस है जे हमें शो करते हैं कि कल्चर एंड सोशल कंडीशन उस वक्त में कैसा था। ऋग्वेदा मेनली स्पीक अबाउट 1500 से 1000 BC तक की बात करते हैं जब ये कंपाइल हुआ है। इसमें मेनली प्रेयर्स हैं, कलेक्शन ऑफ अर्थवेदा, यजुर्वेदा, द ब्राह्मणास एंड द उपनिषाद्स बिलोंग टू दी 1000 to 500 BC। ऋग्वेदा मेनली कंटेन प्रेयर्स। उपनिषाद जो हैं वो फिलोसफिकल कंसेप्ट है उनमें, एंड 2 एपिक्स एंड पुराणास कंपाइल्ड बाय circa 400 AD। इन दो जो हमारी एपिक्स हुई हैं उनमें से महाभारत जो है वो ओल्डेस्ट है एंड रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अफेयर फ्रॉम 10th century BC to 4th century AD। महाभारत का जो एक महाभारत तक पहुंचने तक उसके जो चेंजेस हुए हैं, जो ग्रोथ है, जो उसका एवोल्यूशन है, उसके बारे में हम जहां बात करेंगे। ओरिजिनली महाभारत को जय संहिता बोला गया, उसमें 8800 वर्सेस थे। उसके बाद इसमें वर्सेस ऐड हुए, जब 24,000 हुए तो उसे वार्ता का नाम दिया गया। जो हमारी वैदिक ट्राइब थी अर्लीस्ट, उसके नाम पर इसे नाम दिया गया वार्ता का। फिर जब वर्सेस 1 लाख तक पहुंच गए तो उसे महाभारत या फिर शतासहरी संहिता बोला गया। जी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं है, नहीं हो हम मैनेज करते हैं। रामायण के बारे में लिखा गया है। सिमिलरली रामायण का जो ग्रोथ था वो जो होल लिटरेचर है वो 1200 वर्सेस से स्टार्ट हुआ था। एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। वर्सेस एंड जे ग्रोथ हुआ इसका 24,000 वर्सेस तक। 1200 से 24,000 वर्सेस तक किया था। होल टेक्स्ट सीम टू बी कंपायर्ड लेटर देन महाभारत, जे जंगर है एज में महाभारत से। पोस्ट वैदिक टाइम लिटरेचर, जो पोस्ट वैदिक टाइम लिटरेचर मिला है वो लार्ज कॉर्पस ऑफ रिचुअल लिटरेचर है, जैसे गृह सूत्रा जो बर्थ, नेमिंग, सेक्रेट थ्रेड, मैरिज, फुनरल्स ETC के बारे में बात करता है, जो 600 BC से 300 BC तक लिखा गया। फिर श्रोता सूत्रा आ जाता है जो बिग पब्लिक सेक्रीफाइस फॉर मैन ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात करता है, जो या फिर रॉयल सेरेमोनीज थी उसके बारे में बात करता है, जिसमें ओनली हायर 3 वर्नर्स आते थे। फिर सुलभा सूत्रा जो बिगिनिंग माना गया है ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स की, वो वेरियस काइंड ऑफ मेजरमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सैक्रिफाइशियल अल्टर्स के बारे में बात करता है। थैंक्स। अगला हम जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे यहीं से, एंड उम्मीद है आप
लाइक करेंगे इसे एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो अपडेट्स हैं आपके तक पहुंचते रहें और कंटिन्यूली आप जो है एक एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे तरीके से कवर कर लें ताकि आप अपने सपनों को साकार करते रहें। थैंक यू, शुक्रिया।